हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपके 12th क्लास का टॉपिक है, ये तीसरा ग्रामेटिकल पोर्शन का टॉपिक है। आपको प्रीपोजिशन करवाया था डिटेल से, आपको फ्रेजल वर्ब करवाया था डिटेल से। अब ये एक आपका सिंथेसिस, जिसका मतलब कंबाइन द टू सेंटेंसेज इनटू ए सिंगल सेंटेंस, यानी दो वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ना। और उसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए, टेंसों में आपने देखे थे वाक्य 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव। इधर स्ट्रक्चर के हिसाब से वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें उसका एक तो कर्ता होता है और एक उसकी फिनिट वर्ब या प्रेडिकेट। फिनिट वर्ब वो होती है जो कर्ता के अनुसार कंट्रोल होती है, जैसे कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार, और उसकी वर्ब फॉर्म्स होती है। कंपाउंड सेंटेंस जिसको संयुक्त वाक्य कहते हैं, उसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं। देयर आर 2 और मोर देन 2 क्लॉजेज विच आर फुल्ली डिपेंडेंट फॉर देयर मीनिंग। 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं और वो दोनों वाक्य अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर डिपेंड नहीं करते। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, सोहन इज ए गुड बॉय, ये 2 वाक्य हैं, इनको जोड़ेंगे तो मोहन एंड सोहन आर गुड बॉयज, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसका मतलब मोहन इज ए गुड बॉय तो मोहन एक अलग वाक्य, सोहन इज ए गुड बॉय, तो दोनों अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है। तो कंपाउंड सेंटेंस वो होता है द सेंटेंस इन विच 2 और मोर देन 2 क्लॉजेज आर, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक वाक्य या उपवाक्य होते हैं। एंड बोथ सेंटेंसेज आर इंडिपेंडेंट फॉर देयर मीनिंग, और दोनों के दोनों वाक्य होते हैं वो अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो हो गया संयुक्त वाक्य। और ये होता है मिश्रित या जटिल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कहते हैं मिश्रित या जटिल वाक्य। तो ये सिंपल साधारण वाक्य, कंपाउंड संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स मिश्रित या जटिल वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देयर इज ए प्रिंसिपल क्लॉज, एक तो मुख्य वाक्य होता है, और 1 और मोर देन 1, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, उसके ऊपर आश्रित रहने वाले वाक्य होते हैं। तो एक तो प्रधान वाक्य हो गया। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसकी पहचान ये बताए कि एक तो देयर इज ए प्रिंसिपल क्लॉज, एक तो प्रधान वाक्य होता है, और 1 और मोर देन 1, एक या एक से अधिक सब क्लॉज उपवाक्य होते हैं, और वो अपने मीनिंग के लिए किसके ऊपर निर्भर करते हैं? प्रधान वाक्य पे। जैसे दिस इज द बॉय हु टॉप द क्लास लास्ट ईयर, तो 2 वाक्य हो गए ना, दिस इज द बॉय हु टॉप। अगर हु टॉप द क्लास लास्ट ईयर इस वाक्य को अलग कर दिया जाए तो अर्थ नहीं आ रहा। तो प्रधान वाक्य कौन सा है? दिस इज द बॉय, इसके साथ इसका मीनिंग आ रहा है। अगर दोनों को अलग कर दिया तो जो दूसरा वाक्य है जिसको उपवाक्य करें वो अपना अर्थ पूरा नहीं दे सकता, तो वो अपने अर्थ के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? प्रधान वाक्य पे, प्रिंसिपल क्लॉज। ये तो आपको एक चीज बताए कि वाक्य 3 प्रकार के देगा। परीक्षा में वो आपको इस तरह से देगा, जैसे पहले बोर्ड में आया हुआ है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। या तो ये दे सकता है कि जो नीचे वाक्य दिए हैं उनको एक सिंपल सेंटेंस में जोड़िए, या ये देगा कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब तब आपको इधर वाले नियम ध्यान रखने हैं, और वो दे दे कि कॉम्प्लेक्स में तब आपको इधर वाले ध्यान रखने हैं। और अपन अब शुरुआत कर रहे हैं कि 2 साधारण वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है, उसके रूल्स स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ कैन वी कंबाइन 2 सिंपल सेंटेंसेज इनटू ए सिंगल सेंटेंस, कि किस तरह से अपन 2 जो सिंपल सेंटेंस है उनको एक वाक्य में जोड़ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपन ने लिया बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल क्या होता है पहले आपको ये समझाता हूं। वो शब्द जो एक तरफ वर्ब का काम करें क्रिया के रूप में, दूसरी तरफ वही शब्द विशेषण का काम करें, दीज आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स। जब वो विशेषण का काम करें तब वो पार्टिसिपल के रूप में यूज हो गया। जैसे वाक्य दिया,
कि प्लेइंग क्रिकेट ही गेन्ड हिज हेल्थ। शुरू में क्या है? प्लेइंग, उसके बाद क्रिकेट, नाउन है, नाउन और प्रोनाउन। तो क्रिकेट खेल करके उसने अपना स्वास्थ्य बनाया, विशेषता बता रहे हैं ना, एडजेक्टिव के रोल में है। तो पार्टिसिपल वो शब्द होते हैं जो एक तरफ तो वर्ब के रूप में यूज होते हैं और दूसरी तरफ है एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में काम में लेते हैं। अब आपको फिर ये बताया है कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब सिंपल सेंटेंस की बात करें, फिर आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर रखना कि अपन यहाँ पर केवल पहले 2 सिंपल सेंटेंस को एक वाक्य में जोड़ने के क्या नियम होते हैं, उन नियमों की तरफ चल रहे हैं। पहला नियम अपन देख रहे हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 वाक्यों को जोड़ा जा सकता है। कौन से 2 वाक्यों को? 2 साधारण वाक्यों को। पार्टिसिपल कितने प्रकार के बताए हैं? 3 प्रकार, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें कैसे पता चले कि 2 साधारण वाक्य तो दे दिए, लेकिन इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करें, इन्फिनेटिव का प्रयोग करें जो अगला नियम है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करें जो अगला नियम है, कैसे पता चले? तो पार्टिसिपल वाला जो पता ऐसे चलेगा कि दोनों वाक्यों में कर्ता एक जैसा ही होता है, उससे पता चल जाता है कि इस वाक्य को पार्टिसिपल से जोड़ना है। पहली चीज क्लियर। फिर तुम्हारे दिमाग में यह आ जाता है कि आपने पार्टिसिपल भी कितने प्रकार के बताए? 3 टाइप्स। तो हम कैसे अंतर करें कि कौन सा पार्टिसिपल यूज करें? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब एक काम के साथ दूसरा काम चल रहा है या एक काम के साथ ही दूसरा काम शुरू हो जाता है, तब तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है एक काम हो गया, दूसरा हुआ, लेकिन उनका ये बीच में जो टाइम वाला है वो कुछ पता नहीं है। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि एक काम तुमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ। तो फिर सुन लेना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब एक काम के साथ दूसरा काम या तो जारी है या शुरू हो गया। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब एक काम हो गया और उसके बाद दूसरा हुआ, लेकिन ये टाइम का बीच में कोई निश्चितता नहीं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब कोई काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ। इस तरह से 3 प्रकार के पार्टिसिपल हैं। अब आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखे। ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा। शेर देखते क्या हुआ? वो पेड़ पे चढ़ गया। तो एक कार्य के साथ दूसरा नहीं हुआ क्या सर? एक कार्य के साथ दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया। इसमें कहता है फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट, पेन मुझे मिल गया जो खो गया था। अब कब खोया नहीं पता, कब मिला ये भी नहीं पता। इसका मतलब एक काम हुआ उसके बाद दूसरा काम। इसमें कहता ही फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश का मतलब कंप्लीट करना, उसने अपना काम कंप्लीट किया और उसके बाद ही वेंट होम। तो इसका मतलब ये काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम प्रारंभ हुआ, तब कौन सा पार्टिसिपल यूज करोगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का जो रूल है वो आपके सामने रखा है। अब तुम लोगों को ये ध्यान होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसमें जो काम पहले से चल रहा है उस वाक्य की वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इनमें दोनों में पहले काम कौन सा है? सा ए लायन। इसका मतलब इस वाक्य की वर्ब कौन है? स्टार्ट पार्टिसिपल का वाक्य स्टार्ट किससे होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य स्टार्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल वाला वाक्य शुरुआत होगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर वर्ब कौन है? सा। कौन सी फॉर्म है ये? सा सेकंड। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी। तो सी के क्या जोड़ोगे? आईएनजी। सीइंग ए लायन। He climbed up a tree. अब देखिए, वैसे भी इसका अर्थ देखेंगे ना कि शेर को देखते ही वो क्या हो गया? पेड़ पर चढ़ गया। देखते ही पेड़ पर चढ़ गया। विशेषता बता रहा नहीं बता रहा? अब ये पार्टिसिपल के रूप में हो गया, एडजेक्टिव के रोल के अंदर आ गया। दूसरा वाक्य, आई फाउंड माई पेन। इट और पेन एक ही तो चीज है।
मुझे मेरा पेन मिला, इट वॉज लॉस्ट। तो तुम्हें कौन सा पेन मिला? जो खोया था। विशेषता कौन सी बता रहा है? खोया। तो इसमें हो जाएगा आई फाउंड कौन सा पेन? आई फाउंड माई कौन सा पेन है? लॉस्ट पेन। विशेषता बताइए पेन की, कौन सा पेन मिला तुम्हें? खोया हुआ पेन मिला। और ज्यादा यूज बता रहा हूं आपको कौन से पार्टिसिपल का करवा सकता है, ध्यान रहे, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, ये दो तो विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने हैं। तो अब तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरे की शुरुआत किससे करेंगे? हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। ये तीनों प्रकार के पार्टिसिपल के एग्जाम्पल भी आपके सामने रखे। जैसे मान लो एक वाक्य है, आई रीच्ड होम द रेन स्टार्टेड, लेकिन इसमें कर्ता एक जैसे नहीं है ना, तो इसलिए पार्टिसिपल का यूज नहीं करोगे। आप तो पार्टिसिपल का यूज तभी करोगे जब दोनों तरफ एक जैसे करता हूं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपको बता ही दिया, एक काम के साथ दूसरा कार्य शुरू। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब एक कार्य फिनिश है, दूसरा भी है, लेकिन उनके बीच में कोई टाइम की निश्चितता नहीं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब एक कार्य कंप्लीट हो गया और उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ। जैसे तुम मान लो ये तो है ही फिनिश इज वर्क, है ना। और जैसे मान लो आई हैव कंप्लीटेड माई लेसन्स, आई वेंट टू प्ले। आई हैव कंप्लीटेड माई लेसन, आई वेंट टू प्ले। तो एक काम कंप्लीट हो गया और उसके बाद तुम खेलने के लिए चले गए, तो वो कौन सा पार्टिसिपल यूज करोगे? परफेक्ट। तो ज़्यादातर अमूमन दो ही टाइप के पार्टिसिपल यूज करवाता है। दूसरा एक नियम तो ये होगा बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल को अच्छी तरह समझ गए। पार्टिसिपल का यूज करते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल का करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरू करोगे, पहला कर्ता नहीं लिखोगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में कर्ता तो एक ही होता है। दो रखने का मतलब दो अलग अलग वाक्य रख दिए। अब दूसरा नियम है रूल नंबर 2, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। टू होता है, इसमें लिखिएगा एक वाक्य का, इसका प्रयोग करते समय लिखिए, इसमें इसका प्रयोग करते समय एक वाक्य का दूसरा वाक्य परिणाम, फल या उद्देश्य बताता है। एक वाक्य का दूसरा वाक्य परिणाम, उद्देश्य या फल बतलाता है। और दूसरे वाक्य की, आगे लिखो, और दूसरे वाक्य की वर्ब को और दूसरे वाक्य की वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। जैसे वाक्य लिख रहा हूं, शी इज रनिंग फास्ट, शी वांट्स टू कैच द बस। ये दो वाक्य। शी इज रनिंग फास्ट एक सेंटेंस ये है, दूसरा क्या है? शी वांट्स टू कैच द बस।
दूसरे वाक्य की वर्ब को इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव का मतलब ज्यों ही दूसरा सेंटेंस शुरू करोगे, पहली बात तो इन्फिनिटिव का प्रयोग कब करते हैं, जब एक वाक्य का दूसरा वाक्य परिणाम, फल या उद्देश्य बतलाता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। भाई ये बता रहा है, जबकि अब इसमें तुम्हें पार्टिसिपल का यूज नहीं कर सकते, कहीं ये कर दो, क्योंकि इसमें उद्देश्य बता रहा है। वो दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही है, बस को पकड़ना चाहती है। तो पहला सेंटेंस तो ऐसा कैसा आ जाएगा, शी इज रनिंग फास्ट, फिर इन्फिनिटिव का यूज करोगे, इन्फिनिटिव क्या है, टू, ध्यान रहे। और इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कर्ता का, वर्ब की वही फॉर्म रहती है। इन्फिनिटिव जब वर्ब का यूज करते हैं ना तो वो की वो रहती है। वो तेजी से दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही है भाई, तो आगे ये आ जाएगा टू कैच द बस। दूसरा वाक्य, he is very weak, he cannot walk, he is very weak, he cannot walk। ये भी, इसमें भी इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। वो मतलब he is very weak, वो बहुत कमजोर है, he can't walk, वो चल नहीं सकता। तो परिणाम बता रहा ना, चल क्यों नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत कमजोर है। इसी को कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएंगे तब बिकॉज का यूज हो जाता है, लेकिन अपन तो जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ। और ये ध्यान रखना कि सिंपल सेंटेंस में इस तरह से कैन नॉट वाला वाक्य इधर ये है, तब हमेशा, और ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, तब आपको टू और टू का प्रयोग करना है। अगर कैन नॉट वाला वाक्य नहीं, तब तो अकेला टू कर रहे हो, इन्फिनिटिव वर्ब यूज कर रहे हो। इन्फिनिटिव वर्ब में कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्फिनिटिव का यूज करते समय पहला सेंटेंस ऐसा जो दूसरा वाक्य उसका क्या बताता है, परिणाम बता सकता है, उसका फल, नतीजा, उद्देश्य ये बता सकता है। तो पहला वाक्य यूं का यूं लिखा, और जो वाक्य परिणाम, फल या नतीजा बता रहा है उस वाक्य की वर्ब को इन्फिनिटिव, कहने का मतलब पहला वाक्य कंप्लीट होने के बाद टू लगाते हैं और उसके बाद वो वर्ब, दूसरे वाक्य की वो वर्ब लिखते हैं जो उसका परिणाम या फल बता रही है। और अगर इस तरह का वाक्य ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट या कुड नॉट वाला वाक्य आ जाए, तब आपको टू और टू का प्रयोग करना है। ये पहला टू तो हमेशा वेरी की जगह आ जाएगा, ही इज टू वीक, और आपको ये बार बार बता ही रखा है, ये टू इन्फिनिटिव है। और इसके बाद में क्या आएगी, टू के बाद में वर्ब आएगी दूसरे वाक्य की। दूसरे वाक्य की वर्ब कौन सी है, वॉक। दूसरे वाक्य की क्रिया क्या है, वॉक। तो ही इज टू वीक टू वॉक। इस तरह से ये जो दूसरा रूल है ये किसका है, इन्फिनिटिव का। पहला किसका देखा, पार्टिसिपल का, दूसरा किसका देखा, इन्फिनिटिव का। तो ये दो रूल तो आपके सामने क्लियर हो गए। कौन कौन से, एक पार्टिसिपल का, दूसरा इन्फिनिटिव का। उसके बाद देखते हैं